नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे तथा स्टडी पॉइंट बाई सोन सर द्वारा संचालित जो ऑनलाइन क्लासेज हैं छात्र ऋतु को देखते हुए उनका आप भरपूर आनंद ले रहे होंगे। मैं दिनेश चौधरी इसी चैनल पर आपको रेगुलर जो संस्कृत व्याकरण है वो रेगुलर क्लासेज पढ़ाता रहूँगा। यह संस्कृत अपने 6 से लगाकर 10 तक और 10th के बाद में रीट है, सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर तक बहुत ही मेजर रोल अपना निभाता है। टॉपिक है संधि। संधि की हम बात करें दोस्तों तो संधि में जो उपसर्ग है वो है शम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय। शम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय के जो योग से शब्द बना है वो है संधि। अब इसका हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल, मिलन, मिलाप या जोड़। मेल, मिलन, मिलाप या जोड़ मतलब किसी दो चीज़ों को मिलाना या उनका मिलन करना, वो क्या आता है संधि। परिभाषा देखते हैं हम संस्कृत के अंदर संधि की। वर्णानाम मेलनम संधि कथ्यते। वर्णानाम मेलनम संधि कथ्यते अर्थात दो वर्णों का जो मेल होता है, दो वर्णों का जो मिलन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि। तो यहाँ पर हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि केवल जो मिलन है उसे हम संधि कहते हैं क्या? तो नहीं दोस्तों, उन दो वर्णों के मिलन के साथ जो विकार और परिवर्तन उत्पन्न होता है, जहां दो वर्ण मिलते हैं उन दो वर्णों के मिलन के साथ जो विकार और जो परिवर्तन है वो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि। जैसे देखो एग्जाम्पल है प्रति प्लस आशा। क्या है? प्रति प्लस आशा। प्रति में जो ते में जो ई है और आशा का आ, ई और आ, इन दो वर्णों के मिलन से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हुआ उसे हम कहेंगे संधि। प्रति प्लस आशा, इन दोनों के संयोग जो शब्द बना उसे कहते हैं प्रत्याशा। आगे बात क्लियर? वर्णों के मिलन से उत्पन्न होने वाला जो विकार और परिवर्तन है उसे हम क्या कहते हैं, संधि। केवल वर्णों का जो मिलन होता है उसे हम संधि नहीं कह सकते हैं। जैसे देखो एक शब्द है प्रति प्लस दिन। प्रति प्लस दिन, यहीं दो वर्णों का मिलन हो रहा है लेकिन यहां न तो कोई विकार उत्पन्न हो रहा है और ना ही कोई परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम इसे संधि नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? संधि नहीं कह सकते। तो इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देंगे संयोग। सीधी बात है, जहां दो वर्णों का मिलन होता है और उस मिलन के साथ अगर विकार और परिवर्तन उत्पन्न होगा तो उसे हम संधि कहेंगे, बल्कि जहां विकार और परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा, संयोग। सीधी बात। सम उपसर्ग, दा धातु, की प्रत्यय। शाब्दिक अर्थ मेल, मिलन, मिलाप या जोड़। परिभाषा है दो वर्णों के मिलन से उत्पन्न होने वाला जो विकार है उसे हम क्या कहते हैं, संधि। और जहां विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोग। अब आते हैं हम संधि के भेद, अर्थात संधि कितने प्रकार की होती है। सामान्य रूप से जो संधि के भेद है वो 3 है। अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि को हम हिंदी में स्वर संधि भी कह सकते हैं, हल संधि को हम हिंदी में व्यंजन संधि कह सकते हैं और विसर्ग संधि विसर्ग संधि। अब वापस जो अच संधि है अर्थात जो स्वर संधि है, इस संधि के अवान्तर भेद माने गए हैं। 7 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि। संधि के भेद की हम बात कर रहे थे। संधि मुख्यतः कितने प्रकार की बताई थी मैंने? 3 प्रकार की। मतलब संधि के 3 भेद माने गए हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि को मैंने बताया था कि हिंदी में स्वर संधि कहते हैं, हल संधि को हिंदी में व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग संधि को विसर्ग संधि। अब नंबर 1 संधि है अच संधि। कौन सी? अच संधि। अच संधि के वापस अवान्तर भेद काफी माने गए जिनमें मुख्य रूप से 7 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप। तो सबसे पहले अच संधि की हम बात करते हैं। अच संधि कहते किसे? अच का मतलब होता है स्वर। अच का मतलब क्या होता है? स्वर। तो इसके नाम से हमें ज्ञान हो जाता है कि जहां दो स्वरों का मिलन होता है, जहां दो स्वरों का क्या होता है,
मिलन होता है, मेल होता है या मिलाप होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अच संधि। अच संधि में क्या होता है? स्वरों का मिलन होता है। अच यानी स्वर और स्वर स्वरों का मिलन, अर्थात जहां दो स्वरों का मेल होता है, मिलन होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अच संधि। तो अच संधि का जो पहला प्रकार है वो है दीर्घ संधि। कौन सा है? दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। अच संधि का पहला प्रकार है दीर्घ, और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। अब देखते हैं दीर्घ संधि में क्या होता है। ए ई उ री ली। ए ई उ री के आगे शेवर्ण वर्ण अर्थात समान वर्ण, इनके जैसे वर्ण। ए ई उ री के आगे शेवर्ण वर्ण अर्थात इनके जैसे जो समान वर्ण, उन वर्णों के रहने पर दोनों स्वरों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? दीर्घ एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ एकादेश हो जाता है। बच्चों, मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि ए ई उ री और री, इनके आगे इनके जैसे स्वर रहने पर इन दोनों स्वरों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाएगा, अर्थात बड़ा वाला स्वर आदेश हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं दीर्घ संधि में होता क्या है? ए या आ के आगे ए या आ रहने पर उसका क्या हो जाता है? आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ। ठीक उसी प्रकार ई और ई के आगे ई और ई के रहने पर उसका क्या हो जाएगा? बड़ा ई। कौन सा हो जाएगा? बड़ा ई। ठीक उसी प्रकार ऊ तथा ऊ के आगे ऊ व ऊ के रहने पर उसका भी क्या हो जाता है? बड़ा वाला ऊ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार री और री दोनों मिलने पर बड़ा री हो जाता है, और री प्लस री मिलने पर ली होता है। आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो ली होता है उस ली का दीर्घ रूप नहीं होता है। इस ली का कभी भी दीर्घ रूप अर्थात बड़ा वाला रूप नहीं होता है। दोस्तों, इसी कारण ली और ली दोनों का मिलन होने पर जो बनेगा वो क्या होगा? ली। आगे देखो, मैंने बताया था ए और आ, इनके आगे ए आने पर क्या होता है? आ। जैसे देखो अपना शब्द है विद्या प्लस आले। क्या है? विद्या प्लस आले है। इनको गौर से देखो, विद्या का जो द्या है उसमें हमें दिखाई दे रहा है स्वर आ। क्या है? आ। विद्या में क्या दिखाई दे रहा है? आ। और आले का क्या है? आ। मैंने बताया था ठीक अभी ऊपर कि ए आ के आगे ए आ होने पर उसका क्या हो जाता है? आ। तो देखो विद्या का आ प्लस आले का आ, दोनों आ मिलकर बन जाएंगे आ, और अपना शब्द बनेगा विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। ठीक इसी प्रकार देखो पुस्तक प्लस आले। पुस्तक प्लस आले के में ए तथा आले का पुस्तक और आले मिलकर बनेगा पुस्तकालय। ठीक इसी प्रकार विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी दोनों मिलकर बन जाएंगे विद्यार्थी। कहने का मतलब दोस्तों मेरा यह है कि ए और आ के आगे ए आ के रहने पर दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? आ। जैसे हमने अभी उदाहरण देखे थे विद्यालय, पुस्तकालय, विद्यार्थी। ठीक इसी प्रकार ई और ई इन दोनों के मिलन से क्या बनेगा? बड़ा ई। जैसे एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, हरि प्लस इसे। क्या है? हरि प्लस इसे। री में छोटा ई है और इसे में कौन सा ई है? बड़ा ई। मैंने अभी ऊपर बताया था कि ई और ई मिलकर कौन सा ई बनेगा? बड़ा ई। तो हरि प्लस इसे अपना शब्द क्या बन जाएगा? हरि से। क्या बनेगा? हरि से। इसी प्रकार ऊ और ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। जैसे देखो भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय। भानु में कौन सा ऊ है? छोटा ऊ है। उदय में कौन सा ऊ है? छोटा ऊ। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर कौन सा ऊ बन जाएंगे? बड़ा ऊ, और अपना शब्द बनेगा भानुदे। क्या बनेगा? भानुदे। इसी प्रकार एक शब्द है अपना सु प्लस उक्ति। सु प्लस उक्ति। सु में कौन सा ऊ है? छोटा ऊ। उक्ति में कौन सा ऊ है? छोटा ऊ। छोटा ऊ मिलकर कौन सा ऊ बन जाएंगे? बड़ा ऊ, और अपना शब्द बनेगा सुक्ति। कौन सा ऊ बनेगा? सुक्ति। इसी प्रकार री और री मिलकर कौन सा री बनेंगे? बड़ा री। और री मिलकर कौन सा बनेंगे? ली। जैसे देखो पितृ प्लस ऋणम। पितृ प्लस ऋणम।
पी3 में छोटा री है, ऋण में छोटा री है, तो छोटा री और छोटा री मिलकर कौन सा री बनेंगे? बड़ा री, और अपना शब्द बन जाएगा पितृणम। पितृ प्लस ऋणम शब्द बन जाएगा पितृणम। इसी प्रकार देख लो मातृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋणम, छोटा री मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा री, और अपना शब्द हो जाएगा मातृणम। अब बच्चा अपना लृ वाला, लृ और लृ मिलकर क्या होता है? लृ। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, लृ का कभी दीर्घ रूप नहीं होता, अर्थात लृ का बड़ा वाला रूप नहीं होता है, लृ हमेशा छोटा वाला लृ रहता है। तो मैंने बच्चों बताया था लृ प्लस लृ मिलकर बनता है लृ, और इस लृ का दीर्घ रूप अर्थात बड़े वाला रूप नहीं होता है। जैसे देखो लृ प्लस लृकार है, क्या है? लृ प्लस लृकार है, तो लृ और लृकारे का लृ, दोनों लृ मिलकर बनेगा लृ, और अपना शब्द बनेगा लृकार है। यहाँ पर आप ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि जिस प्रकार सर ने बताया था री और री दोनों मिलकर बड़ा वाला री बनते हैं, इसी प्रकार लृ और लृ दोनों मिलकर बड़ा वाला लृ बन जाते हैं, और बच्चे इसमें ज़्यादातर ये वाला ऑप्शन करके आते हैं लृकारे, जो आपका गलत होगा। हमेशा याद रखना है कि कभी भी लृ का बड़ा रूप नहीं होता है, लृ प्लस लृकारे अपना शब्द बनेगा लृकारे। ठीक इसी प्रकार लृ प्लस लृ वर्णे अपना रूप बनेगा लृ वर्णे। ये थी अपनी अच संधि का पहला गुण संधि, जिसमें आपको एक ही बात याद रखनी है, इसमें जो ए और आ मिलकर क्या होगा? आ, ई मिलकर बड़ा ई, ऊ मिलकर बड़ा ऊ, री और री मिलकर होगा बड़ा री, लृ और लृ मिलकर होगा लृ। लृ का बड़ा रूप नहीं होता है। इसका अगला भेद है गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि, और गुण संधि हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट डे, आने वाले दिन। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा आने वाला जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।